ज़िंदा रहते हैं। लिहाजा इस रिवायत को हमने जारी रखा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के आइन में कल्चर से रिलेटेड आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कराए और मिनिस्ट्री का आगाज़ किया। उसके बाद आपने देखा कि मोहतरमा शहीद ने हमेशा सिंध की सकाफ़त को प्रमोट किया, अजरक पहनी, सिंधी ट्रेडिशनल कपड़े पहने। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी अजरक को प्रमोट करते हैं अपने लिबास के अंदर, और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अजरक नुमायाँ हो उनकी ड्रेसिंग के अंदर। इसी तरीके से आप देखें तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जब अफ़गानिस्तान का दौरा किया और सिंधी टोपी पहनी तो कुछ नादान लोगों ने, कुछ नादान सो कॉल्ड एंकर्स ने उनका मजाक उड़ाया, उन पर तनकीद की, लेकिन आज उनकी तनकीद धरी की धरी रह गई है और आज पूरा पाकिस्तान सिंधी टोपी और सिंधी अजरक को सेलिब्रेट करता है। तो इसका ताल्लुक किसी एक एहतजाज करते हैं तमाम के तमाम जो सिंधी चैनल हैं, उनकी मुर्जाबाद समेत दीगर ने उनको अहकामात जारी किए हैं कि आप 5 चैनल्स को जो दी गई एनओसी हम इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं। तमाम जो है डीसी वहां पहुंचे हैं प्रेस क्लब में, एसएसपी, हम इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं, हम इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। मुझसे बाबा मैं बात कर लेता हूं, बात करते हैं आप वो भाई आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि इस दिन को सिर्फ हम कल्चर डे नहीं कहते, हम इसको यूनिटी डे कहते हैं। और ये मुनासिब है कि हम इस हवाले से जितना हो सकें हर बंदा इसको सेलिब्रेट करे। अगर एक चैनल कहता है कि वो सेलिब्रेट करे और दूसरा ना करे तो ये गलत है। हमसे भी लोगों ने राब्ता किया है और हमारी कोशिश ये है कि हम हर एक को ये मौका फराहम करें और जहाँ जहाँ रुकावट हो उस रुकावट को रोकें ताकि हर शख्स जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं जानती हूँ कि कुछ तलखियाँ चैनल्स के दरमियान हैं, लेकिन वो तलखियाँ जो हैं वो भी दूर होनी चाहिए, क्योंकि ज़बान पे किसी की मोनोपोली नहीं है, सकाफ़त पे किसी की मोनोपोली नहीं है। तो आप सब साथियों से दरख्वास्त है कि आज के दिन पे यूनिटी बरकरार रखें, यकजहती बरकरार रखें। ये एकता का दिन है, ये यूनाइट होने का दिन है, ये एक दूसरे से अलग होने का दिन नहीं है। तो इस मौके को मैं समझती हूँ कि इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो एक था जो मुर्तज़ा साहब आप देख लीजिएगा, अगर कोई शिकायत है किसी चैनल को तो उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, इसके अलावा देखें आज के दिन, क्योंकि मैंने कहा कि ज़रदारी साहब ने एक चीज़ की रिवायत जो है उसको बरकरार रखा और मैसेज दिया अपने बैरून मुल्क दौरों के अंदर, तो हमें खुशी है कि आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में अजरक को सेलिब्रेट किया जाता है, टोपी को सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ अखलाकियात और सकाफ़त की बात आती है वहाँ पर आज के दौर में इस हुकूमत की जो तर्ज़ हुक्मरानी है उस पर भी हमें शदीद अफसोस होता है। जो तूफ़ान बदतमीज़ी, जो गाली ब्रिगेड, जो इखलाक से गिरी हुई हरकतें ये हुकूमत कर रही है और उसकी मिसाल नहीं मिलती। इनसे पूछा जाता है कि आपने महंगाई क्यों कर दी, आपने टैक्स इतने क्यों लगा दिए, आपने पेट्रोल इतना महंगा क्यों कर दिया। इमरान खान जो ख़ुदकुशी करने की बात करता था IMF पे के हवाले से, जब बयान देता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, वो IMF के सामने लेट क्यों गया है, उसने मुल्क को वहाँ गिरवी क्यों रख दिया है, उसने IMF की कंडीशंस आंखें बंद करके मानना क्यों शुरू कर दिया है, तो उसके ऊपर जवाब नहीं मिलता। आपको अगर कुछ मिलता है तो गालियां सुनने को मिलती हैं। अगर किसी सहाफ़ी का सवाल पसंद नहीं आता तो उसको सरेआम बेइज्जत किया जाता है। जो रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं वो अपने घरों से निकलते हैं, रोज़गार के लिए निकलते हैं, काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन अपना ज़मीर साथ लेकर निकलते हैं। उनको सवाल करने का हक़ हासिल होना चाहिए। इमरान खान को सवाल पसंद नहीं आता तो अपने जमहूरों से बेइज्जती करवाता है रिपोर्टर्स की, एंकर्स की। जो पसंद नहीं आता उसके साथ तलखी, उसके साथ बदतमीज़ी के तरीक़े से बात की जाती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम कारकुन के तौर पर काम करते रहे। हमें आज तक हमारे लीडरशिप ने नहीं कहा कि किसी की पगड़ी उछालो, किसी की बहन को बुरा कहो, किसी की माँ को बुरा कहो। लेकिन लगता यूँ है कि PTI के अंदर तरबियत ही ये है कि आप लोगों की बेइज्जती करें, उनके ख़ानदान की बेइज्जती करें, आप अपना जवाब ना दें।
इमरान खान बताए कि आज मुल्क में महंगाई क्यों है। वो इमरान खान जो कहता था कि डॉलर की कीमत जब 1 रुपए पाकिस्तानी की मुनासबत से डीवैल्यू होती है तो वो 1 रुपया भी जो इतने हजार अरब के बराबर होता है। आज इमरान नियाजी बताए कि ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। वो कहता था कि जब जब टैक्स बढ़ता है तो हुक्मरान चोरी करता है। इमरान खान मैं आपके तवस्सुत से पहले भी पूछ चुकी हूं, लेकिन ये नालायक लोग ये नहीं बताते कि ये टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं। आज भी पेट्रोल के ऊपर 27 रुपए का टैक्स है, डीजल के ऊपर 33 रुपए का टैक्स है। दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमत कम हो रही है लेकिन पाकिस्तान में महंगी हो रही है। ये लोग ढोल बजाते हैं, शादियाने बजाते हैं, ये कहते हैं कि इस खित्ते में तेल की कीमत कम है। इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि खित्ते में तेल की कीमत अगर आप पाकिस्तान में कम दिखाते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी बताएं। आप आज ये बताएं कि आज लोग भूख से पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बिलक रहे हैं। आप ये बताएं कि आज लोग कितने बेरोजगार हैं। आपने देनी थी ना 50,000 नौकरियां, कितनी 50 लाख नौकरियां। वो 50 लाख नौकरियां कहाँ हैं? 1 करोड़ नौकरी। वो 50 लाख घर थे। देखो ना, अब तो हम भूल गए क्योंकि इतनी कहानियां की है, इतनी कहानियां। 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाला इमरान खान बताए उसने कितनी नौकरियां दी हैं। इधर उधर ना जाए। बार बार आप पीपल्स पार्टी को टारगेट करते हैं। आप पीपल्स पार्टी के जो एक सिंध हुकूमत आपसे सवाल करती है उसको टारगेट करते हैं, बाकियों को तो आपने चुप करा के रखा हुआ है। वो तो आपके पाले हुए वो टाइगर है, वो तो हुकूमतें नहीं है, वो तो टाइगर बिठाए हुए हैं आपने हुकूमतों के ऊपर। वो क्या आपसे सवाल करेंगे? वो क्या आपसे पूछेंगे जो केपी में बदहाली है? आपने तो केपी में अपने लोगों को कहा है कि वो आने वाले लोकल बॉडीज इलेक्शन में पार्टी के टिकट पर खड़े ही ना हो, क्योंकि वहां उनका काला मुंह आने वाला है। तो आप अपने ही लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आजाद जाके खड़े हो, क्योंकि हम सिंधी में कहते हैं मुंह पे दांगी मलने वाली है आपके, जो आपके वहां कारनामे। आज क्योंकि सकाफत का दिन है तो सिंधी अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब है। तो आपने उस बेइज्जती से, उस रुसवाई से बचने के लिए अपने लोगों को कहा है कि केपी में आप टिकट भी ना लें। और यहां हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी आपसे सवाल करेंगे। आप हमें जितनी गालियां दे दें, आप हमें ये बताइए कि इस मुल्क में महंगाई क्यों की जा रही है। आप हमें ये बताइए कि इस मुल्क में पेट्रोल और डीजल पर इतना टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि वो 1 करोड़ नौकरियां हमें क्यों नहीं नजर आ रही। आप हमें ये बताइए कि वो 50 लाख घर जो बनाने थे वो कहाँ हैं। आप हमें ये बताइए कि IMF जाने के बजाय खुदकुशी करने को तरजीह देने वाला इमरान खान आज IMF के आगे क्यों लेट गया है। गवर्नर पंजाब ने अभी हालिया बयान दिया है चौधरी सरवर ने कि पूरा मुल्क इन्होंने गिरवी कर रख दिया IMF के आगे। वो तो आपकी सफों में बैठा है ना शख्स, लेकिन लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने गलती से वोट PTI को डाल दिया था, आज वो अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं। आप बात करते हैं पीपल्स पार्टी के खात्मे की। पीपल्स पार्टी और अवाम के खिलाफ जब जब किसी ने सोचा तो या तो वो आम के हाथों मारा गया या अपने मुल्क में आम खाने जैसा नहीं रहा। यह होता है लोगों का हशर, जो अवाम के साथ इस तरह का जुल्म और जबर करते हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। यह टोला नहीं है किसी का जो हम पर मुसल्लत किया गया हो। यह टोला नहीं है जो अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहा था। यह एक आइडियोलॉजी है, और जब जब किसी ने इसे ललकारा है तो उसका हशर और नशर पूरी कौम ने देखा है। लिहाजा हम अपनी खिदमत कर रहे हैं, हम अपना जवाब भी देंगे और देते हैं अपना जवाब। आप हमें इन बातों का जवाब दें कि आज पेट्रोल महंगा क्यों है। पेट्रोल की वजह से इस मुल्क में जो महंगाई है उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता हमें। पूरी दुनिया में जाके देखें, आप चूना लगा रहे हैं लोगों को। पर कैपिटा इनकम आपकी हिंदुस्तान से भी कम है, जिसकी आप मिसालें देते हैं। हिंदुस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, अपने त्यौहार के दिन उन्होंने कमी कर दी थी। तो तुम इतने अगर हिंदुस्तान की मिसालें दे दे के थकते नहीं हो तो फिर इन मिसालों को भी देखो। वहां तो किसान अपनी जंग जीत गए, यहां का किसान आज यूरिया DAP की कीमतों पे रो रहा है, मातम मना रहा है। इमरान खान अपने जमूरों को संभाले
क्योंकि जवाब हमें देना आता है। हम सिर्फ इस वक्त लोगों की हालत जार देखकर अफसुर्दा है, हम तकलीफ में हैं। नहीं है, गैस नहीं है। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में बिजली और गैस को नहीं रोक सकते तुम लोगों को। मैं जितनी बात करूंगी यहां कम होगी, क्योंकि जो आज पाकिस्तान के लोगों का हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे साथी भी मेरे साथ बैठे हैं और ये भी आपके साथ बात करेंगे, फिर आपके सवालात भी लेंगे। कादिर भाई आप करें, फिर आप आ जाए थोड़ा सा इस तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि शाजिया ने कहा, आज सिंधी कल्चर डे और हम सारे सिंधी एक दूसरे को इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। दुनिया में ममालिक की दो अक़साम होती थी। एक होती थी तरक्की याफ्ता, एक होती थी तरक्की पजीर। और जब से पीटीआई हुकूमत में आ गई, एक तीसरी किस्म का इजाफा हो गया, वो है जवाल पजीर। तो ये जवाल पजीर हुकूमत जो है, इससे अवाम के भले का, फायदे का तो कोई काम ना हुआ ना होगा, और अब तो लोगों ने उम्मीदें भी ख़त्म कर दी हैं। मैं नहीं जाऊंगा इस तफसील में। पाकिस्तान का हर शख्स या झोली उठाकर बदुआ दे रहा है, या दिल में, या बहुत सारे लोग तो सरेआम गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन इनकी आप डटाई देखें, बजाय ये अपने आमाल पर शर्मिंदा हों, और बहुत सारे इनमें से हैं भी, लेकिन कुछ इतने दर्जे के बेशर्म हैं कि बजाय शर्मिंदगी के वो दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अपनी कही हुई खुद बातें भूल जाते हैं। ज्यादा कोई अहमियत देने वाली बात नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में कुछ लतीफे भी हुए, उनका तस्करा भी जरूरी। कल एक वर्कर कन्वेंशन हुआ, पूरे कराची से लोगों को जबरदस्ती लाके जमा किया गया, लेकिन मेरा ट्वीट आप देख लें कि खिताब कुर्सियों से ही करना पड़ा। और उसके बाद कराची पहुंचते ही एक प्रेशर है पाकिस्तान में, सिंध का, अल्लाह का शुक्र है हम सब का, जो कन्वेंशन से खिताब करने आए थे उनके लिए दवाएं ढूंढी जाने लगी, और जिसकी वीडियो भी हमने शेयर कर दी है मेरे ट्विटर पे। कोई कहता था इसको गैवेस्कोन दे दो, कोई कह रहा था यार नहीं स्पगोल दे दो। वीडियो है और उसमें आप सुन सकते हैं, और उनके अपने ही एमपी है। मैंने, किसी ने कहा नहीं वो और कोई दवा, ये प्रेशर था। अब पता नहीं उसमें वो कामयाब हुए हैं प्रेशर रोकने में या नहीं। तो भाई हरकतें ऐसी क्यों करते हो जब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, अभी एयरपोर्ट पे उतरे हो और तुम्हें गैवेस्कोन, स्पगोल और दवाओं की जरूरत पड़ जाए, तो इस तरह की हरकतें ना करो और खिताब भी खाली कुर्सियों से करना पड़े। और ये रिकॉर्डिंग मेरे ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि कोई कह रहा है उसको स्पगोल दे दो, गैवेस्कोन दे दो, पता नहीं। अब प्रेशर भी होता है ना, हर आदमी का काम नहीं है इतना मजबूती से अपने आप को पकड़ना। तो बहरहाल ये 200 अरब वाले जो है ना मेहनती वजीर है हमारे, इंतहाई मेहनत की इन्होंने, और 200 अरब जो लाके ये मुंह पर मार रहे थे, वो 200 अरब तो नहीं, अब तो पता नहीं कितने लाख अरब का पाकिस्तानी मकरूज हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसके लिए खत लिखा कि ये सबसे ज्यादा अपने आप को शरीफ कहने वाला सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है। लेकिन इसको जाती तौर पर भुट्टो खानदान से कोई रंजिश है, लेकिन इसकी रंजिश से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई बड़ा आदमी, कोई इज्जत वाला आदमी, कोई खानदानी आदमी, वो अगर कोई बात करे तो उससे फर्क पड़ता है। जिसकी अपने अवाम में जो उसके नाम से ना बुलाया जाता हो, कुछ और नाम उसका लिया जाता हो जो कि बहुत मशहूर है, मैं वहां नहीं लेना चाहता, तो ऐसे शख्स की भुट्टो खानदान पर तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सूरज पर थूकने के मुतरादिफ होता है। लेकिन फिर भी अगर हमारी क़यादत के लिए कोई बात की जाती है तो उसका जवाब देना ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर हमें आता है, और आपने बखूबी देखा है किस तरह आता है, और अल्लाह का शुक्र है फिर इनके पैर सर पे होते हैं जब ये भागते हैं।
और फिर ऐवान में आते हुए दुल्हनों की तरह शर्माते हैं। लिहाजा उस हलके में न जाएं जहां आपने बहुत भारी अक्सरियत से आपको जितवाया गया था और ज़मीनी इलेक्शन में आप पीछे से पहला नंबर है, यानी आप छठे सातवें नंबर पे भी नहीं है। कभी आपने सोचा है कि जिस पार्टी को जो सीट जीती हुई थी वो आखिरी नंबर पे कैसे आ गई? मतलब कि आपको जितवाया गया था, मुकाबला तो वहां हमारा और नून का हुआ, आपको शर्म भी नहीं आई? उसी हल्के में गए 249 में और ये ढींगे मारने कि जी सिंध में बड़ी महंगाई है। अच्छा, इमरान खान उसको बेचारे को तो पता ही नहीं होता सस्ती चीजें। वो कहता है कि जी सिंध में बड़ी महंगाई है और उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। ऊपर से इंडेक्स आ गया, पता चला कराची टॉप 10 जो सस्ते शहर है दुनिया के उसमें है। अब क्या करोगे भाई? तो बहरहाल ये नशाइयों का, ये बेवकूफों का, ये जाहिलों का एक टोला है और इनको वहां तक रहने दिया जाए। मेरे ख्याल में बेहतर होगा इनको यहां ना भेजो, या अगर भेजना है तो हमें बताओ, हम मेजबानी करने को तैयार है। हमारे पास गैवेस्कोन भी है, स्पगोल भी है और भी बहुत कुछ है आपके इलाज के लिए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मुर्तजा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब को देने से पहले मैं दो अल्फाज ज़रूर जो आज इलेक्शन हो रहा है NA 33 में 133 में उसके हवाले से ज़रूर कहूँगी कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहनत कर रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो मंशूर है, अपना जो मैसेज है उसके लिए कोशां हैं, वो काबिल तहसीन है। क्योंकि आप जानते हैं कि बतदरीज इस मुल्क में जो प्रोग्रेसिव जमात है, जो एक मॉडरेट जमात है, उसको बहुत सारी दुश्वारियों का सामना है। ये सिर्फ वोट की बात नहीं है, ये एक साइकी की बात है, एक माइंडसेट की बात है। और ज़रूरत वक्त है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी आइडियोलॉजी, अपने पैगाम, अपने मंशूर के हवाले से जो स्ट्रगल है उसको जारी रखे, क्योंकि इस मुल्क की ज़रूरत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी। लिहाजा आज जो इलेक्शन है वो इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी का वजूद बहुत ज़रूरी है और हमें उसमें बहुत दुश्वारियां हो रही हैं। इस वक्त भी हमें वहाँ पोलिंग स्टेशंस के अंदर बहुत दुश्वारियां हो रही हैं। हमारी जो ख़वातीन वोटर्स हैं उनको बहुत दुश्वारियां हो रही हैं और जो हमारे सामने बमुकाबला लोग हैं वो अपने तरीक़े से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर को हरासा किया जाए। हालांकि जो हकीकत है वो ये है और जो ऑन ग्राउंड हमें ख़बरें मिली हैं कि पीपल्स पार्टी के जो कैंप्स हैं उसमें रश है, उसमें रौनक है, और जो सामने वाले कैंप्स हैं उसमें उस तरीक़े का हुजूम नज़र नहीं आ रहा। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है हुक्मरान जमात का, PTI का, वो तो पहले ही अपनी नाकाबिले फरामोश शिकस्त की वजह से मैदान से भाग चुकी है। जो बेवकूफ़ी उन्होंने कोशिश की है कि वो जानबूझ जो हमें दिखा रहे हैं कि वो उनकी बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी नहीं है। वो शायद हमें बेवकूफ़ समझते हैं या खुद सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि PTI ने जिस तरीके से अपने आप को उस मैदान से निकाला है वो भी एक बहुत बड़ा मजाक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए PTI ने किया है क्योंकि वो वहाँ से मुंह की खाने वाले थे, और जो मुंह की खाते हुए हार देख रहे थे उन्होंने पहले ही अपने दो जो कैंडिडेट्स थे, जो मेन कैंडिडेट और कवर कैंडिडेट, दोनों के जो पेपर्स थे वो रिजेक्ट करवाए। तो PTI ने अपने हाथ से अपने पेपर्स रिजेक्ट कराए, लेकिन अफसोस से ज़्यादा मुझे ये कहना पड़ता है कि अपने वोट PTI अपने वोटर्स को लाहौर में ये कह रही है कि तुम वोट के लिए भी ना निकलो। ये हमने सुनी थी बातें कि जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ भी यही चाहता था, लेकिन वो रेफरेंडम में चाहता था कि उसके चेले चमचे उसको वोट करें। उन्होंने किया बशमूल इमरान खान के। लेकिन आज PTI वही डिक्टेटर्स का मैसेज दे रही है कि चूंकि हम नहीं है मैदान में मुंह की खाने के लिए तो तुम वोट देने भी ना निकलो। मुर्तज़ा आप इस पे ऐड कर दें, इसको भी इलेक्शन का मैंने कहा ज़रूरी है बात करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादिर भाई ने दवाई का तस्करा किया। कादिर भाई मैं समझता हूँ
मैं समझता हूँ इन लोगों को दवाई की नहीं दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मामलात इन्होंने इतने ख़राब कर दिए हैं, इतने ख़राब कर दिए हैं कि इनकी बीमारी अब लाइलाज होती जा रही है। तो दवाई से मेरे ख्याल में काम नहीं होगा, ये बहुत ढीठ है। गैविस्कॉन असर नहीं करेगी, इस्पाहोल जो है वो असर नहीं करेगा। इनको बड़े पैमाने पर दुआओं की ज़रूरत है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप तमाम कौमी लीडरान से कि कौमी सतह पर कोई दुआ की जाए ताकि लोगों को थोड़ी सी कोई शर्म, कोई एहसास, शर्म, गैरत, ये सारी चीजें दिलाया जा उनके पास सके। है नहीं। मैं समझता हूँ पिछले 3.25 सालों में जो सबसे बड़ा बहरान पाकिस्तान में बर्पा किया गया है वो इखलाकियात का बहरान है, वो धौंस का बहरान है, डराने का जो कैफियत है कि लोगों की ज़बाबंदी कर दी जाए। कभी सियासतदानों को रोकते हैं, कभी अपोजिशन जमातों को रोकते हैं, कभी आप सहाफ़ियों को रोकते हैं। ये बहरान की हुकूमत है, और जब बहरान की हुकूमत होती है तो यही हालात होते हैं जो आज हम जिससे गुज़र रहे हैं। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, एहसास प्रोग्राम, इसकी ये लोग बात करते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि इस हुकूमत के अंदर दर हकीकत एहसास की कमी है, क्योंकि इनको गरीब आदमी जिन तकालीफ से, जिन परेशानियों से गुज़र रहा है, उनका इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि कादिर पटेल साहब के हलके में किस तरीके से लोग, हमारी जो फ़िशिंग कम्यूनिटी है, किस तरीके से इनकी पॉलिसीज़ की वजह से परेशान है। जिस हलके को शादिया मरी साहिबा रिप्रेजेंट करती हैं, गैस प्रोड्यूस करता है हलका, लेकिन आइन के मुनाफी गैस उसको नहीं मिलती। इतनी ज़्यादतियाँ जो लोग 200 अरब डॉलर की बात करते थे, वो बड़े बड़े दावे करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप बजट बुक निकालिए और उस बजट बुक में जो आज आप ऐलानात कर रहे थे ज़िला किमाड़ी में खड़े होके, उनसे मैं पूछना चाहूँगा आपके बजट बुक में, NHA के पोर्टफोलियो में, किमाड़ी छोड़िए, कराची छोड़िए, पूरे सिंध के लिए कितनी स्कीमें आपने प्रपोज की हैं? सिंध का मुकाबला आप मेरे ख्याल में किसी पूरे सूबे का मुकाबला शायद इनके किसी ज़िले के साथ भी अगर करेंगे तो तब भी एलोकेशन पूरे सूबे के लिए, कल वो हैदराबाद 7 रोड पर, वो मैं बताता हूँ, वो कम है। अल्लामा फरमाते हैं कि बहुत जल्द हम 7 की रोड पर काम कर देंगे, शुरू कर देंगे। अल्लामा की तौहीन मत करो भाई, इसको तो चलें, वो कोई नहीं, इस लायक ही नहीं है। 2018 से कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि इंडस हाईवे के ऊपर काम नहीं हुआ। मैं इन नालायकों को बताना चाहूँगा कि उस रोड की कॉस्ट, वो हाईवे वफाक का हाईवे, उसकी कॉस्ट थी 14 अरब रुपए, जो कि वफाकी हुकूमत को खर्च करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इस सूबे से गिला है इन लोगों को, इस सूबे के लोगों की ज़रूरियात का इनको पूरा करने का शौक़ नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया, हम रोड नहीं बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने कहा कि चलें, इनको गैरत दिलाई कि आधे पैसे हम देते हैं, आधे पैसे आप दें। तो हमें कहते हैं कि आप अपने पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दें। 2017 मार्च में सूबाई सिंध की हुकूमत ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को मुंतकिल कर दिए कि ये सड़क बना दें आप। 2017 से 2021 ख़त्म होने वाला है, वो हाईवे नहीं बना, और वज़ीर मौसूफ फरमाते हैं कि बहुत जल्द उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। पैसे हमारे, जिम्मेदारी आपकी, पैसे हमारे, लेकिन फिर भी काम नहीं कर पा रहे। कराची हैदराबाद हाईवे आपके सामने है, हैदराबाद सक्खर अभी तक ये बना नहीं पाए, हालांकि ट्रेड रूट यहाँ से स्टार्ट होता है। कराची की इंतज़ामिया कहती है कि लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करने दें, ताकि जो कराची के अंदर ट्रैफिक कंजेशन है, जो आए दिन ट्रैफिक के एक्सीडेंट्स होते हैं, उनसे हम बच पाएंगे। तो अगेन NHA कभी ये टेक्निकल रीज़न, कभी वो टेक्निकल रीज़न देती है। इनकी प्रायोरिटी ये शहर, ये सूबा नहीं है, क्योंकि इस सूबे ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, जमहूर का साथ दिया है, जमहूरों का साथ नहीं दिया। और ये जो जमहूरे हैं उस चीज़ से नाला नज़र आते हैं, और वो अपना गुस्सा फिर सूबे की आवाम के साथ निकालते हैं। एक और आइंस्टाइन अरस्तू इस्लामाबाद में खड़े होकर कहता है, बड़े बड़े दावे करता है। मैं उससे पूछना चाहूँगा
कि भाई तुम फैसला कर लो तुम हो क्या। कभी कहता है मैं मजदूर, नौकरी पेशा मजदूर, वफाकी वजीर ख़जाना, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, कोरोना, 40 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज कोरोना फंड के हवाले से एजी ऑफिस ने निशानदेही की है। आइंस्टाइन चला रहा था वो। 40 अरब रुपए। जब ऑपोजिशन में थे तो शादिया बाजी बताएंगे ऐसे ऐसे बात करते थे कि इतने टैक्सेस हैं, हम आएंगे, हम ऑयल प्राइसेस को ऐसा कम कर देंगे। आज दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान वो वाहिद बदनसीब मुल्क है, आप और मैं वो बदनसीब कौम है कि हमारी ये नाकाम निकम्मी हुकूमत आज भी कीमतों को कम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इनको एहसास नहीं है आपकी तकालीफ का, आपकी परेशानी का। कहा था मेरी बातों को रिकॉर्ड करो। कराची में स्टील मिल के मुलाजमीन मजदूरों से बात करते हुए ये कहा था मेरी बातों को रिकॉर्ड करो ताकि बाद में मुझे दिखाना, शर्म दिलाना, गले से पकड़ना। आज वो लोग ढूंढ रहे हैं कि वो आदमी जो स्टील टाउन पे खड़े होकर बात करता था वो आज स्टील टाउन के, वो तो कराची में नजर नहीं आता, इस्लामाबाद में बैठ के खाली कुर्सियों से खिताब करता है। जमहूरों समझो कि 11.5% इस वक्त इन्फ्लेशन है, आपकी वफाकी हुकूमत के इदारे बता रहे हैं। गुर्बत, भूख, महंगाई, बेरोजगारी रैम्पेंट है पाकिस्तान भर में, और आप कहते हो कि इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। कुछ अरसे बाद ये लोग कहना शुरू करेंगे यार हमें इक़्तिदार देने की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत के ऊपर आती है। और ये लोग जोशे खिताबत में, जैसे शाफिया बीबी ने आम की मिसाल दी, जोशे खिताबत में कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी का सफाया कर देंगे। उनको मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूंगा, सुन ले कान खोल के। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग का सवाल कोई हो? शादिया मरी साहिबा और कादिर पटेल साहब तो मुकाबला वहाँ पीटीआई से कर रहे हैं कौमी असम्बली में, आपको मुकाबला दरपेश है। ये जो तरमीमी बिल पर कल वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि हमारे सब्र को ना आजमाओ, घरों से निकलना मुश्किल और सिंध सेक्रेटरिएट जाना मुश्किल कर देंगे, तो क्या नजर आ रहा है कितना मुकाबला कर पाएंगे आप? वसीम अख्तर साहब शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो 12 मई 2007 के दिन है जब वो मुशीर दाखिला थे इस सूबे के अंदर। तो भाई वो कराची नहीं है, अब हालात तब्दील हो गए हैं। कराची के लोगों ने, कराची की आवाम को अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों ने किस तरीके से इस शहर की आवाम के साथ इस्तेहसाल किया है, उनके साथ ज़्यादती की है। और वसीम अख्तर साहब मैं समझता हूँ इस तरह की बयानबाजी करके एक बार फिर वो इश्तिहाल लोगों को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर आज चीज़ों के ऊपर छानबीन की जाए तो शायद इनके घर के मुलाजमीन जो है ना वो भी इनके साथ नज़र नहीं आएंगे। छोड़ दें, क्या कहते हैं, खलील खां अपनी फाख्ता उड़ाया करते थे, अब इनके वो दिन नहीं है। कराची बदल रहा है, कराची तब्दील हो रहा है, और कराची अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहा है। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार फिर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगी कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने सच रिपोर्ट करना है। इस मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी, इस मुल्क में आसमान को छूती हुई महंगाई, पेट्रोल की, डीजल की, डीएपी की, यूरिया की कीमतें पीटीआई की नालायकी की बदौलत हैं, और पीटीआई अपनी नालायकी किसी पर थोप नहीं सकती। लिहाजा आज तो हम कह रहे हैं कि इमरान खान इज़्ज़त से चला जाए तो इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। इस मुल्क के शोधा का भी मजाक इस शख्स ने उड़ाया है, ये इस मुल्क के साथ और क्या करना चाहता है। तो इमरान खान खुद चला जाए, हमारी तजवीज़ पर अमल करे, क्योंकि लोग इस वक्त जिस तकलीफ में हैं, जिस अजियत से गुजर रहे हैं,
जो सफ़ेद पोश, जो गरीब लोग हैं, जो आज उनका हाल है, वो इलेक्शन तक कैसे रहेंगे ये हमारी समझ से बाहर है। लेकिन इलेक्शन भी इसको बता देगा। ये ईवीएम ला रहा है अपनी धांधली के लिए, लेकिन इसे ये पता होना चाहिए कि एफबीआर ने खुद कौमी असेंबली में एक सवाल के जवाब में ये कहा था, जब पूछा गया कि कितनी मरतबा एफबीआर की वेबसाइट हैक हुई, तो उन्होंने कहा कि एक माह में 71,000 मरतबा एफबीआर की वेबसाइट हैक हुई है। तो अब ये चाहता है कि ये हैकर्स के जरिए इलेक्शन जीते, ईवीएम को इस्तेमाल करके, लेकिन ये भूल गया है कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन कराती है, पीटीआई नहीं कराती। दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि पीडीएम का आपके इजलास है और जो असेंबली जो तय करेंगे पीडीएम से, वो आपकी की बात है, वैसे मामला होती है। लेकिन बिलावल साहब की रहमान साहब से कुछ अर्से पहले मुलाकात हुई थी, तो क्या दोबारा वापसी का कुछ नया, कुछ आदमियों से मुलाकातें हुई, कुछ कॉन्टैक्ट हुए कि कोई मिलकर जो है पार्टी के खिलाफ जो है वो स्टेप लिया जाए? दूसरा, एक मास तो आपका ये बहुत की तरफ जारी है, सिंध के अंदर ही तमाम तर अपोजिशन जमातें जो कि असेंबली में हैं और जो असेंबली से बाहर है, वो सब एक पेश पर आती हैं। जो एक ऑर्डिनेंस सिंध हुकूमत का ये कामयाब के हवाले से, इसके अलावा जो बल्दियाती एक्ट है उसके ऊपर भी तमाम तर सबसे बातें एक तरफ हो गई। तो अगर इससे इस सूरत हाल से किस तरीके से बाहर आएंगे, आज भी जो है उनकी मुलाकातें हो रही है, सबसे जमात होगी, तो सब आपके खिलाफ होगा सिंध हुकूमत के खिलाफ। इसमें आपका एक्शन क्या होगा? क्या उसी तरीके से असेंबली से पास करा दिया जाएगा, या फिर बात तो की जा रही है सिंध हुकूमत की तरफ से कि हम इनसे बात करने के लिए बुला रहे हैं, तो इसमें अब तक कितनी पेशरफ? देखिए जी, एक तो बुनियादी बुग़्ज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ और शहीद भुट्टो के ख़िलाफ़, शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, क्योंकि मैं एक ऐसे ज़िले से इलेक्शन लड़ी हूँ जहाँ पर मैंने आइडियोलॉजिकल जंग जीती है, और वहाँ मैं सिर्फ वोट काउंट पर नहीं आज फ़ख्र करती हूँ। वहाँ के जो वर्कर या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चाहने वाला, शहीद भुट्टो का चाहने वाला, जो बरसों से इस उम्मीद पर ज़िंदा था कि किसी दिन यहाँ शहीद भुट्टो का फ़लसफ़ा कामयाब होगा, ये उसकी कामयाबी है। तो ये कामयाबी जो है ऐसे जालिमों को या ऐसे बुग़्ज़ रखने वालों को कभी पसंद नहीं आती। तो लिहाजा ये मुहाज तो बनाने की जो मैं कहूँगी कि पीले बहाने वो तो ढूंढते ही रहते हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है किसी एक ऑर्डिनेंस या किसी एक कानून या किसी एक मुसव्वदे के ख़िलाफ़, तो चंद लोग होंगे जिनको कोई एकेडमिक इख्तलाफ हो सकता है, जिनके साथ बैठकर बात भी की जा सकती है, लेकिन जो बुग़्ज़ रखते हैं उनके साथ तो आप बात करें, उनके साथ तो आप रीजनिंग करें, तो वो भी समझ उनको कभी नहीं आएगी। और ये सिर्फ मैं आज नहीं कह रही, ये तारीख़ हमें बताती है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की पीडीएम की, तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं है पीडीएम में शामिल होने का। और आपने कहा कि मिलकर उस हुकूमत को टफ टाइम देना, तो वो हम वैसे ही जॉइंट अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा स्ट्रैटेजी के ज़रिए तमाम काम कर रही है। उसमें तमाम जमातें शामिल हैं बशमूल JUIF के। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मौलाना साहब से मुलाकात का, तो वो मुलाकात आपको पता है कि वो उनके पास एक कर्टेसी कॉल के लिए गए थे, क्योंकि उनके ख़ानदानी मरासिम हैं पुराने, और चूँकि बिलावल साहब अभी हालिया कुछ माह पहले मामू बने और ये खुशी थी उनके लिए। ये दूसरा मामू तो इमरान खान पूरे कौम को बना रहा है, लेकिन ये लीगल तौर पे मामू बने, और उसकी मिठाई जो है वो लेकर मौलाना साहब के पास, एक बुजुर्ग है उनके सियासतदान भी हैं, उस एतबार से गए थे। लेकिन इससे हरगिज़ ये नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल होने जा रही है, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जी अच्छा, अगर ये जमूरा उमरकोट पहुंच गया तो मेरा ख्याल है कादिर पटेल साहब आप जवाब दे दें इसका। मैं तो जो कल इसकी तबीयत थी तो मैं बड़ा फिक्रमंद था इसके लिए, लेकिन अल्लाह ने किया खैर खैरियत से पहुंच गया है। अच्छा, उमरकोट में हमारे वहाँ पे बदीन साइड पे एक शीदी कम्युनिटी है, वो बड़े चाहने वाले इनके, ये उससे भी मिलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो उनमें इसके काफ़ी चाहने वाले पाए जाते हैं। तो बहरहाल वो अगर कहता है कि सिंध हुकूमत पुलिस को अपना गुलाम समझती है, तो वो बिल्कुल अपनी पुलिस का, KP की पुलिस का, जहाँ इनकी 7 साल से हुकूमत है, और पंजाब पुलिस का
और हमारी सिंध पुलिस का मवाजना कर ले कि इनकी पुलिस इतनी डरी हुई है। 8 पुलिस वाले शहीद होने के बाद इन्होंने पुलिस को अपना इतना डरा दिया है कि वो 20 मिनट तक वो शख्स बेचारा, एक इंसानियत सोज वाकया हुआ जो आज तक भी जहन से नहीं जा रहा, शर्म से सर झुक गया है। 20 मिनट तक पुलिस उनके उस हुजूम के सामने नहीं गई और उस शख्स को, उस बेचारे श्रीलंकन को, हमारे भाई दोस्त को नहीं बचा सकी। तो ये उनकी पुलिस है और एक हमारी पुलिस है जो अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अजीम कुर्बानियां दी हैं उसने। और हमारे पास सिंध पुलिस जैसी पुलिस पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। हमारे शौदा, हमारे बहादुर सिपाही, हमारे अफसरान, हाँ इन्होंने एक और साजिश की कि अभी हमारे सिंध पुलिस के रोटेशन के नाम पे सिंध पुलिस के 15, 20, 30 अच्छे अफसरान कि ये आप रोटेशन के तौर पे हमें दे दें। तो अगर आप इस तरह की साजिश करेंगे तो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। सूबों ने वफाक बनाया है मेरे भाई, वफाक ने सूबे नहीं बनाए, ये इनको बात समझ नहीं आती। ये सूबे मिलके वफाक बनता है। तो जब आप सूबों को इस तरह से तंग करेंगे, और एनएफसी पे भी कल बात हुई, पैसे हमारे ये नहीं देते, पानी हमारा ये पूरा नहीं करके देते, गैस हम निकालते हैं ये नहीं देते, आईनी तकाजे ये पूरे नहीं करते, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स में ये नहीं हमें बुलाते हैं, उसमें वोटिंग कराते हैं जहां पे फैसले जो है वो पूरी रजामंदी से होते थे। तो अब बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल सिंध पुलिस कभी भी हमेशा से आजाद थी, आजाद है। हाँ, सिंध पुलिस को गुलाम बनाने का एक हमला हुआ था जिस पर सारी बहादुर सिंध पुलिस ने रिजाइन किया था। वो था सिंध पुलिस को गुलाम बनाने का हमला, और वो किसने, कैसे और कब करवाया था ये आपको बेहतर तौर पे पता है। केस है उसकी एफआईआर तो ये नहीं कटवा रहे ना सर। गंडापुर के अलावा गंडापुर पर एक केस है जिसकी एफआईआर आज तक नहीं हुई। मोहतरमा ये जो कहती हैं कोविड की 19-20 किस्में जो इजाद की है जिन्होंने, जी, इनके हस्बैंड पे एफआईआर कटी हुई है, वहीं के पीटीआई के जिले नायब सदर के कत्ल की, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो 14-15 ऐसे केसेस हैं कि जो आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुए और हमसे एफआईआर ही नहीं कटी। और हमें कहा गया कल कि जी नाजिम जोखियों का कत्ल अफसोसनाक वाकया है, नहीं होना चाहिए था। मजम्मत करते हैं, मुल्जिम गिरफ्तार है और जो दफात मुद्दइयों ने कहीं वही लगी हुई हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि बगैर केस चलाए फांसी लगा दो? ऐसा नहीं होता। आप अपना मुआवजा हमसे ना करें। और आखिर मैं मजेदार बात आपको बताता हूं, यकीन आपको मजा आएगा, और बखुदा हल्फन कहता हूं कि जब हम पेशावर दाखिल हुए उस दिन जलसे के लिए, तो एनएचए के टूल प्लाजा पे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के ये बात कह रहा हूं। तो हमारे एक दोस्त ने टूल प्लाजा वाले को पैसे दिए, आगा रफीउल्लाह ने, और उसने पश्तो में उससे कहा कि अपने वजीर को कह देना कि कादर पटेल आ गया है, पश्तो में उसने कहा। तो वो मशीन जो ऑपरेट कर रहा था जिससे वो गेट खुल जाता है, वो लड़का रुक गया और उसने झुका मुझे देखने के लिए। जब उसने लाइट जला दिया आगा ने और कहा कि यार तुम क्या समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जब उसने मुझे देखा, उसने बोला साहब पखेर रागले, ये पैसे दे दो, आप वापस ऐसे ही जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए बखुदा। तो हम उसकी लड़के की तस्वीर बनाने लगे थे, लेकिन मुझे पता था उसकी नौकरी चली जाएगी। और पेशावर में कदम पर मेरे गयूर पख्तूनों ने जो हमारा इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत हमें मिली, मुझे मिली, मैंने ट्वीट पे भी कहा है, मैं वैसे भी कहता हूं, हम उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और वहां गुजरने वाला सड़क पे हर आम आदमी जो गालियां इनको बकता है वो हम खुद सुन के आए हैं, और जिस तरह उन्होंने हमें गले लगाया, जो इज्जत दी और जो जलसा हम वहां करके आए, उसके बाद मेरे ख्याल में इनकी कोई भी बात जो है ना, वो सब वही आग जो है वो किस तरह पूरी करें, लेकिन ये आग बुझने वाली नहीं है, मजीद तेज होगी। इंशाअल्लाह।